लेकिन 2014 के अंदर भाजपा के लिए आपने प्रचार किया था, क्या ये सच है? मैंने प्रचार नहीं किया था, भाई ने प्रचार किया था। मैंने वो बताया भी ना, उसमें क्या था कि एक केस आया कि इधर से एक लड़का था, ध्रुव राठी स्क्वाड का लड़का था वो पता नहीं केस करने की बात करने लगा, अरविंद केजरीवाल का करीबी था। ये आरोप भी लगता है कि आपके संबंध बीजेपी आईटी सेल से भी है, वहां से भी आप रुपए छाप बीजेपी रहे आईटी सेल इतनी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने जूते मारो कम है। साल पुराने मंदिर को अगर आप कह देते हो कि वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या हिंदुओं में भी ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए वक्त जैसा? मेरा मानना है कि हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनना है। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी के वीडियो से, हालांकि एग्जिट पोल तो वैसी सूरत नहीं बयां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में क्या उसने सफलता पाई? या देखो, सोशल मीडिया के थ्रू आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो जाके वोट भी दे रहे हैं, आप खुद तो वोट दे नहीं रहे हो। आपके जो लोग हैं वो देंगे क्या? मतलब कोई बहुत बड़ी वो नहीं है ना कि पेड़, साला तुम्हारा घर जहाँ पे बना हुआ वहां पर पेड़ नहीं थे। जहां तुम्हारा घर आज बना हुआ है वहां पर कभी पेड़ होगा, क्यों काटा? वटेवर, आपने यहाँ पर वोट नहीं किया ना, हम आपको यहाँ का सिविलियन नहीं मानते, यहाँ का सिटीजन नहीं मानते हैं। तो आप अपनी जो मेरे भीतर अभी क्रोध आ रहा है और उसके कारण मैं गाली जो देना चाहता हूँ वो दूंगा नहीं, परंतु समझ जाए, हाँ समझ जाइए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो भी बकवास कर रहे हैं ना, अपने देश में बैठकर करिए यार। आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, हमें इस देश में रहना है। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, द कुमार श्याम शो में आपका स्वागत है। और हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं वो जाने माने हैं, और जो कि रवायती तौर पे कहा जाता है कि परिचय के मोहताज नहीं है। तो मेरे साथ भारद्वाज बंधु, श्रीमान अनुज भारद्वाज और गर्वित भारद्वाज मौजूद हैं, और अनेक विषयों पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इसमें अनेक धारा के लोगों को शामिल करने की कोशिश है। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला आप दोनों से ही प्रश्न है कि इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ, तो वो जो प्रेरणा स्रोत होता है वो कहाँ से? पहले आप अनुज आप बताइए। मेरा ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत तो मैं पता नहीं अब इसको किस तरीके से बताऊँ, बट मैं ये बताना चाहूँगा, आप YouTube की यात्रा की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियर का है। मैंने पढ़ाई भी वही की, जॉब भी वही की, और जो किस्मत से जॉब थी वो उसी क्षेत्र में मिली जिसमें मैंने पढ़ाई की थी। जिस स्ट्रीम में मैंने पढ़ाई की थी उसी में मेरे को जॉब मिल गई। तो मैं मोबाइल सेक्टर में था, अच्छी खासी जॉब चल रही थी। पर भारत में वो कालखंड ऐसा था जब बहुत करप्शन हो रहा था, हद से ज़्यादा करप्शन था। और मुझे याद है कि मैं अच्छी जॉब चल रही थी मेरी, मैं बट जॉब पे जाता था, जब मैं अपनी कैब में जाता था तो हमारा डिस्कशन होता था, जितने भी कैब में लोग बैठे होते थे, और मेरा उसमें आउटपुट ये होता था कि यार अगर ये गवर्नमेंट अब दोबारा से आ रही है, क्योंकि इतना करप्शन हो गया था कि सर के ऊपर से पानी निकल चुका था, और मैंने ये कहता था कि मैं इस देश को छोड़ दूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। वो गलत था, मुझे पता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं था, पर मैं ऐसा बोलता था। तो क्या हुआ था कि उस समय फिर नरेंद्र मोदी का नामांकन होता है, और मैं नरेंद्र मोदी को काफ़ी उस समय फॉलो कर रहा था। आई थिंक 2008 से ही मोदी जी हो गए, या फिर स्वामी रामदेव हो गए, या फिर इवन अन्ना आंदोलन था, राजीव दीक्षित ने, कई चीज़ों से मैं जुड़ा था पर्सनली। इवन जो एक भारत स्वाभिमान नाम का आंदोलन स्वामी रामदेव ने चलाया था, उसमें तो मैं उसकी मेंबरशिप ड्राइव वगैरह के लिए गांव में भी गया था। अब उसका मेंबरशिप का हुआ क्या है मुझे नहीं पता है, पर मैंने ऐसे किया है, इन चीज़ों को किया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नरेंद्र मोदी, अब ये 4-5 धाराएं हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल ले लीजिए उस समय, या फिर स्वामी रामदेव ले लीजिए, अलग अलग चीज़ें हैं, मैं सबके साथ जुड़ा। पर मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी गवर्नेंस जो है वो एस्टेब्लिश की है गुजरात में, और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो 2014 का जब चुनाव होता है तो मैं एक फेसबुक पर कॉल आती है लोगों को कि आप इस आंदोलन से जुड़िए, इस काम से जुड़िए और मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था उन चीज़ों से जो देश में चल रहा था उससे, तो मैं इस मामले से जुड़ गया।
और हम लोगों ने यहाँ पर चाय पर चर्चा और इस टाइप की कई चीज़ें हमने आरंभ की, जिसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी के कई जो छुटभैया नेता होते हैं वो आकर उठाते हैं, वहाँ पर फ़ोटो खिंचा कर जाते हैं। उन्होंने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, उनका हुआ अभी भी कुछ नहीं है, वो वहीं पर है, पर फ़ायदा उठा गए। तो इस प्रकार से वो घटनाक्रम चला और मोदी एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए। मैं अपने जीवन में वापस चला गया, मोदी अपना काम करने लगे, मैं अपने जीवन में वापस चला गया। ना मेरा उनसे कुछ लेना, ना उनका मुझसे कुछ लेना, ना मेरा उनकी पार्टी से कुछ लेना। अब क्या होता है कि दिमाग में एक कीड़ा तो थोड़ा सा घुस गया था इन चीज़ों का, तो मैंने एक फेसबुक पर पेज बना दिया और उस पर मैं कुछ क्या था कि थोड़ा क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा हमेशा से था। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक इंटरनेट के थ्रू कुछ कार्टून्स बनाने चालू कर दिए और व्यंग करने लगे हम एक तरीके से। उसमें व्यंग चल गया। एक मैंने मफलर, बिकॉज क्या था कि मैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी के साथ या फिर अन्ना हज़ारे के आंदोलन के साथ सबके साथ जुड़ा था। तो जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार अपनी छोड़ दी 49 दिन में, मुझे लगा यार क्या मतलब है, आप साला जॉब से भाग रहे हो, आप यहाँ से भी भाग रहे हो, हर चीज़ से भाग रहे हो। तो मेरा एक थोड़ा मोहभंग हो गया और मैंने एक कार्टून सीरीज़ उस पर आरंभ की, मफलर मैन नाम से। वो मैं बनाने लगा उस पर, वो उसको काफ़ी वो पिक कर गया, लोग उस पर लाइक करने लगे, लोग उसको शेयर करने लगे। अब क्या होता है ना, लाइक और शेयर का जो एक थोड़ा सा नशा होता है, ये मुझे लगा उस समय। तो मैंने इसको काम को आरंभ रखा, चालू रखा, और मैं अपनी जॉब तो कर ही रहा था, वो जॉब अच्छी चल रही थी। फिर क्या होता है कि एक हम लोगों ने फिर वेबसाइट भी बना ली जिस पे हम सिर्फ ओपिनियंस देते थे अपने, इस टाइप से चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये यूट्यूब का मामला अभी नहीं बना था। तो अब यूट्यूब कैसे आता है? यूट्यूब का क्या था कि एक बड़े प्रभावी यूट्यूबर हैं, उनका एक वीडियो वायरल होता है और उन्होंने अभी भी डिक्टेटरशिप और पता नहीं फलां चीज़ों पर आपने नाम ले दिया। तो उन सज्जन का एक वीडियो वायरल होता है उस समय, और बड़ा भारी वायरल होता है। उस पर शायद उनके पेज पर या उनके यूट्यूब चैनल पर अधिक व्यूज़ नहीं थे भी तो लिमिटेड थे, बट उस वीडियो को उठाकर अन्य पेजों ने वायरल कर दिया और पे करोड़ों व्यूज़ थे। फिर अब मैंने देखा, मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता था चीज़ें, तो मेरे को चीज़ें पता होती थी। कोई ना पढ़ता हो तो फिर वो तो उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये वीडियो में जो भी बात कही गई है तो गलत है और इसको आप प्रमाणित कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं करूं कैसे? तो मैंने क्या किया कि एक फ़ोन उठाया, उस पर मैंने अपनी सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड की। मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए थे पहले पेपर पे और उन पॉइंट्स को सिर्फ बोल दिया, और उसके ऊपर जो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह वो लगाने थे उस टाइप से कर दिया, इस टाइप से कर दिया। तो वो एक पेज हमारा ऑलरेडी था, उस पर अपलोड हमने किया। वो पेज से कुछ वायरल नहीं हुआ, उस पर कुछ 7-8 हज़ार ऐसे कुछ व्यूज़ थे, और वो वीडियो हमारे पेज से उठा के डिफरेंट पेजेस पे चला गया और वहाँ से वो वायरल होता है। अब मुझे लगा कि यार ये तो अगर मैंने कुछ बोला है वो डिफरेंट पेजेस से वायरल हो रहा है, तो हम अपना चैनल क्यों ना स्टार्ट कर लें। हमने स्टार्ट कर दिया चैनल, और उसमें सीधी सी बात ऐसे हुई कि शुरुआत में हम ऐसे ही वॉइस ओवर से ही करते थे, उसके ऊपर कुछ वीडियो चला दिया, है ना, तो उस तरीके से करते थे। स्टार्ट में ऐसा नहीं था कि हम सामने बैठकर वीडियो बना रहे हैं, कर रहे थे। हाँ, बट फिर कुछ यूट्यूब ने कुछ क्या करते थे कि हम फॉर एग्जांपल राहुल गांधी पर वीडियो बना रहे हैं, हम राहुल गांधी पर कोई बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेज से हमने राहुल गांधी की वीडियो उठाई और वो ऊपर चला दी, पीछे वाणी हमारी है, ठीक है। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से स्ट्राइक आ गई हमारे चैनल पे, ठीक है। तब तक क्या हो चुका था कि हमारा चैनल पिक कर चुका था, व्यूज़ आने लगे थे, हमारी बातें लोग सुनने लगे थे। अब मुझे लगा कि यार अगर आपका चैनल ऑलरेडी चल रहा है तो, और इस कारण से स्ट्राइक दे रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसको कहा जाता है, वो हमारे चैनल पे, छोटे से चैनल पे स्ट्राइक दे रही है, तो हमें उस व्याधि को ही हटा देना चाहिए। तो हम फिर कैमरे के सामने आने लगे। ये पूरा मार्ग था। बाकी आगे तो फिर किस तरीके की स्ट्रगल्स हुए, किस तरह, वो तो एक अलग ही मामला हो जाता है, बट शुरुआत इस प्रकार से हुई थी। इसमें मेरी कहानी
थोड़ी सी भिन्न है। भाई जो थे, भाई तो मतलब पहले से जो था वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, मतलब 2006-7 से पॉलिटिकली 8 के करीब से तो वो काफ़ी 8 से तो ज़्यादा है, 6-7 से होना शुरू, इंक्लिनेशन इधर होना शुरू हो गया था भाई का। मेरा नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था थिएटर में उस टाइम पे। मैं मतलब कॉलेजेस में थिएटर करता था या सारी चीज़ें, थिएटर में था मेरा इंटरेस्ट, या फिर स्पोर्ट्स में था मेरा इंटरेस्ट, जो कि आज भी है। मतलब अगर आज भी आप कहो कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहोगे या स्पोर्ट्स के बारे में, तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स क्या खेलते थे? मैं खेलता था वॉलीबॉल, प्रीडोमिनेंटली वॉलीबॉल। बाकी खेलता मैं कई गेम्स है जो मैं खेल लेता हूँ, पर जो मेरा मुख्य गेम है वो वॉलीबॉल रहा है। अब इसमें देखने की बात थी तो मेरे को इंटरेस्ट फुटबॉल में बहुत ज़्यादा है, तो मैं फुटबॉल देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। कल भी चैम्पियंस लीग का फाइनल देख के रात को सोया हूँ 3 बजे। तो मतलब फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, वॉलीबॉल में, स्पोर्ट्स तो कुछ भी आ रहा हो मैं देख लूँ। अब मेरी कहानी यहाँ से भिन्न इसलिए है क्योंकि भाई 2007-8 में रामदेव जी से इंस्पायर्ड हो गया था, स्वामी जी से इंस्पायर्ड सा था, और मतलब उनको देखता सुनता था, घर में वो चलता था। मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस समय, पर घर में चलता था, थोड़ा बहुत मैं सुन लेता था। फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, 2010 की तरफ कहानी जाती है, 12 की तरफ कहानी जाती है, तो अन्ना आंदोलन होता है। और उस टाइम पे मैं MBA की वो कर रहा था, MBA कर रहा था, MBA की तैयारी वगैरह सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। तो अन्ना आंदोलन आता है, और मेरे को लगता है कि अन्ना आंदोलन ने बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स में जोड़ा है। मैं वहाँ से जुड़ा, और मैंने एक प्ले लिखा था अन्ना आंदोलन के ऊपर। वो म्यूज़िकल प्ले था, उसमें मैंने 3 गाने लिखे थे। उन 3 गानों को हमने बनाया था, रिकॉर्ड किया था, और सारे गाने जो आपको क्रांति की ओर लेके जाने वाले गाने थे। और वो पूरा प्ले था कुछ 50-52 मिनट का, जो कि हमने परफॉर्म किया था, 2-3 जगह परफॉर्म किया था। अब उसके बाद फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शुरू होने लगता है। मतलब मैं अपने फेसबुक पे इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा लिखने लगता हूँ। उससे पहले प्रीडोमिनेंटली मेरा जो फेसबुक था वो या तो जोक से भरा हुआ होता था या फिर भरा होता था स्पोर्ट्स से। उसके अलावा बहुत कम चीज़ें थी जो मेरे को इंटरेस्ट करती थी। अब इसके बाद प्रीडोमिनेंटली पॉलिटिकल होता जाता है, और जब नरेंद्र मोदी का अवलोकन होता है भारतीय पॉलिटिक्स में, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मतलब ये सरकार तो जानी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा करप्शन था, क्योंकि अन्ना आंदोलन से मैं 2011 से जुड़ चुका था, ठीक। अब उस टाइम पे मतलब मेरी एक फेसबुक पोस्ट थी, मतलब अब तो मेरा फेसबुक पेज है नहीं, पर फेसबुक पे मैंने डाला था उस टाइम पे कि भारत का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनना चाहिए, भारत का जो ये है आपका डिफेंस मिनिस्टर जो है वो किरण बेदी को होना चाहिए। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी मैंने। अब भी सोचते हैं? अब नहीं सोचता हूँ भाई, प्लीज नहीं बना ही दो, क्या है। नहीं, अब मुझे लगेगा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल इस पद पर पहुंच गए किसी दिन, तो मुझे एक श्राप की तरह लगेगा वो। हाँ। लेकिन 2014 के अंदर भाजपा के लिए आपने प्रचार किया था, क्या ये सच है? मैंने प्रचार नहीं किया था, भाई ने प्रचार किया था। मैंने वो बताया भी ना, उसमें क्या था कि मैंने अभी अपना जो पिछला वो बताया, उसमें बताया था मैंने कि 2014 में एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आती है कि भाई फला क्षेत्र पर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करेंगे इस पर्टिकुलर शहर में, फरीदाबाद में, और यहाँ पर लोग इकट्ठा होइए और आगे बात कीजिए। तो वो लोग इकट्ठा हुए थे एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर, मैं भी वहां पर गया था, सबने एक दो बात की थी। उसके बाद वो ग्रुप बना था छोटा सा, उसमें से अधिकांश लोग तो फिर सिर्फ उसी मीटिंग में आए थे, उसके बाद आए नहीं थे। पर फिर एक कैंपेन चला था जिसपे चाय पे चर्चा होती थी, लोग डिफरेंट जगह से आते थे। मार्केट में हम लोग करते थे, मार्केट में लोगों को चाय वाय पिला दी और उनके साथ बातचीत कर ली। मोदी की टी शर्ट हम लोग पहनते थे और इस टाइप से सारा कुछ चलता था। वो बहुत पहले देखी थी। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, और वो जो अधिकांश लोग वहां पे थे वो भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, स्वतः वो लोग थे, क्योंकि वो त्रासदी इतनी बड़ी हो गई थी करप्शन की कि लोग उस व्याधि से निकलना चाहते। अब क्या था, अधिकांश लोग नहीं जुड़े हुए थे, पर इक्का दुक्का लोग जो थे वो कहीं ना कहीं
इनडायरेक्टली जुड़े थे जितना मुझे लगता है। डायरेक्टली तो उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कोई भी था। हाँ, बट इनडायरेक्टली मुझे लगता है, क्योंकि वो एक दो, बिकॉज उनके फोटोज मैंने देखे, वो एक दो मीटिंग में बड़े लोगों के साथ जो होती है मीटिंग, उनमें पहुंचे हुए थे। कुछ महत्वाकांक्षाएं थी उनकी भीतर। हाँ, हो सकता है, आई डोंट नो। बट हमारा क्या था कि हम लोग उसमें जुड़े, इलेक्शन ओवर हुआ, वो अपने काम पर, हम अपने काम पर। हम भाई जॉब करने वाले लोग थे, और हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में। इस पॉलिटिक्स में घुसने का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो इंटरेस्ट ये था कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, करप्शन, इवन महंगाई, हर टाइप से इंसान त्रस्त था उस समय। आपके देश जो था वो फ्रजाइल 5 में था। पॉलिसी आप दोनों भाई जॉब करते थे उस वक्त, तो एक जॉब में एक स्थिरता होती है, एक नियमितता होती है कि आपको कोई संकट नहीं होता। अब आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं, तो इस काम में भी आपने उतार चढ़ाव फेस किए होंगे। दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये काम ज़्यादा आपके स्वभाव के अनुकूल प्रतीत होता है, या फिर जॉब आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी? मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव यही था। अच्छा, ये जो कर रहे हैं। हाँ। अब पर इसमें क्या होता है कि पॉइंट वही आ गया, जॉब स्थिर होती है, वो सारा पॉइंट है ना। तो उसमें क्या था कि जॉब मेरी अच्छी चल रही थी, स्थिर चल रही थी, मैं खुश भी था कंपनी में। 5 दिन काम करना होता था, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था। 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती थी, छुट्टी में बॉस का फ़ोन नहीं आता था कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता था, बढ़िया काम चल रहा था। 2016 में फिर क्या होता है कि वो कंपनी जो थी जिसमें मैं काम कर रहा था वो बंद हो जाती है, और उस कारण से अधिकांश एम्प्लॉयज़ जो थे उनकी फायरिंग हो जाती है, उनमें मैं भी था। तो एक पॉइंट ये भी मेरे जीवन में था। उसके बाद वो दूसरी जॉब मेरी जल्दी लग गई थी, वो एक अलग बात है, और उससे बेटर लग गई थी। हाँ, पर मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैंने कहा स्थिरता तो भाई यहाँ भी नहीं है, ऐसा कभी भी आपके साथ हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं मतलब मेरे भी ना कुछ फेस चलते हैं। एक समय में बहुत अच्छा एम्प्लॉय भी रहा हूँ, फिर फॉर एग्जांपल कुछ महीने मैं थोड़ा सा आलस में भी आ गया, फिर दोबारा से पीक कर गया। ये मेरे फेस चलते हैं, ये मेरा व्यक्तित्व है थोड़ा सा। तो उसमें भी, जॉब में भी यही सब चल रहा था, है ना। तो स्थिरता जो थी, मैंने महसूस किया कि यार ये जॉब में भी उतनी नहीं है। अब क्या था कि हमारा जब फेसबुक ये चैनल पिक करने लगा थोड़ा, तो इसमें भी कुछ पैसे आने लगे। अब वो पैसे इस प्रकार से बनने लगे कि मेरे को लगा कि तो जॉब के बराबर तो मैं ले रहा हूँ। ऊपर से क्या हुआ कि लोगों का एक पुश आता था कि यार कंटेंट जो है वो जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तो जल्दी कैसे लेकर आया, उसमें जॉब के साथ नहीं संभव। तो फिर हमने एक कॉल ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि जो मेरी जॉब जो छूट गई थी, जिसमें फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो अगली जॉब मैंने पिक की थी, उसमें मेरा जो पैकेज था वो पिछली जॉब से थोड़ा कम था। और पिंच करती ना ये बात, जॉब में तो यही एक आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप चलिए इसको यहाँ से जॉब स्विच कीजिए, वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी। मुझे कम मिली, मुझे थोड़ी सी पिंच हुई वो बात। तो मैंने कहा चलो एक रिस्क लेते हैं, और रिस्क फिर हमने लिया, और आज फिर यहाँ पर है। वो उतार चढ़ाव बाकी। आपने इस काम को किस तरह से देखा है? आपके लिए भी इतना ही कंफर्टेबल है जितना आपके लिए ये जॉब थी? कौन सा काम? मतलब ये जो आप YouTube कर रहे हैं, जो मतलब उतना ही कंफर्टेबल जितनी जॉब थी। हाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं जॉब्स के लिए बना ही नहीं था, मैं ऐसे ही कामों के लिए बना हूँ। जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मेरा इंटरेस्ट जो था वो थिएटर में था। मैं थिएटर काफ़ी टाइम किया। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है YouTube में। कभी व्यूज डाउन है, कभी स्ट्राइक आ गई, कभी वो तो जीवन का हिस्सा है ना। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। आप जितना परिश्रम करोगे, जिस अनुसार परिश्रम करोगे, उस अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके परिश्रम में दिक्कत है, या फिर आपके जो आपने कंटेंट परोसा है उसमें दिक्कत है। तो फिर आपको वो कंटेंट को देखना होगा कि यार इसमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो वो नियमित तरीके से आपको करनी ही पड़ेगी, और उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहेंगे, उसमें कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल वाला पॉइंट आप पूछ रहे हैं ना, इसमें कई चीज़ें आई हमारे सामने। तो जैसे कि एक तो मैंने बताया कि कांग्रेस की तरफ से स्ट्राइक आ गई। अब वो हमारे लिए, हमारे सर के ऊपर से जाने वाली बात थी कि यार एक इतनी बड़ी पार्टी आपके ऊपर स्ट्राइक क्यों कर रही है। उसका रीज़न यही था कि उस समय पॉलिटिकल चैनल्स आई थिंक इतने अधिकांश नहीं थे, जो भी थे ना वो
ऐसा करते थे कि वो राज्यसभा टीवी से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर चढ़ा देते थे। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, तो वो ठीक ठाक पिक कर रहा था। अब पहला संकट इस टाइप से आया कि स्ट्राइक आ गई कांग्रेस की तरफ से। एक हमारे जब ये स्ट्राइक आई ना, तो उसके बाद मतलब हम तो सारी वीडियोस ही ऐसी बना रहे थे, जैसे शशि थरूर के ऊपर वीडियो बना रहे, तो शशि थरूर की वीडियो चला दी राज्यसभा में स्पीच की, और जो ऑडियो है वो हमारा हो गया, और जो उसमें प्रूफ है वो हमने लगा दिए, ठीक है। या फिर मणिशंकर अय्यर के ऊपर बनाई है तो मणिशंकर की वीडियो लगा दी, और उसके तो इस तरीके से हम किया करते थे। अब अगर आपने केवल वीडियो उठाने के ऊपर हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दी है, तो हमने क्या किया, हमने जितनी भी इस प्रकार की वीडियोस थी सब डिलीट कर दी। अब वो डिलीट करने से क्या हुआ, चैनल हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट। जो व्यूज़ आते थे मिलियंस में, वो व्यूज़ आने लगे 20,000 30,000 अचानक से। हम ऊपर से चैनल हो गया डिमोनेटाइज्ड। हाँ, वो पता नहीं क्या रीज़न था, यूट्यूब का कुछ था आंतरिक रीज़न। यूट्यूब बेसिकली ये कह रहा था कि आप इधर उधर से वीडियो उठाकर मत लगाइए। हाँ। तो उस कारण से हमारा कई महीने तक चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। उस समय तक जॉब छोड़ चुके थे। तो इस प्रकार का एक संकट बहुत बड़ा मैंने फेस किया, और मुझे लगा कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं हो रहा है। पर मैंने कहा अब ले लिया है तो 6 महीने 8 महीने देख लेते हैं, क्योंकि जॉब में यदि वापस लौटना है तो किसी को बोलूँगा कि कुछ प्रबंध हो जाए, तो बाकी प्रयास कर सकते हैं। नौकरी वगैरह पे बहुत सारे आवेदन आते ही थे, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद एक तो ये संकट मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ कि व्यूज़ उतने लाने जितने पहले आते थे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इसमें काफ़ी परिश्रम लगा। फिर क्या हुआ कि केसेस आने लगे। एक केस आया कि इधर से एक लड़का था, ध्रुव राठी स्क्वाड का लड़का था वो पता नहीं केस करने की बात करने लगा। अरविंद केजरीवाल का करीबी था, वो केस करने की बात करने लगा। फिर एनडीटीवी से एक आया हमारे पास कि आप जो हैं हमारे वीडियो की कोई क्लिप भी अपने वीडियो के बीच में, अब तक हम अपने पर्सनल वीडियोस बना रहे थे सामने बैठकर। ये तो ऑफ लेट मतलब 1-1.5-2 साल पहले की बात है। तो वहाँ से आता है हमारे पास एक पत्र कि भाई जो हमारे वीडियोस की क्लिप हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जो है आपके ऊपर हम केस करेंगे और आप हमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दीजिए। का 1 करोड़ तो हमने नहीं देखे भाई, कैसे होता लिख के दे देंगे 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ रुपए। अब भाई हमने तो नहीं, हमें तो पता भी नहीं कैसे। तो उसका हमने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। तो वो मुझे लगा था कि सीरियस होंगे तो बस रिप्लाई मत करो। फिर वो रिप्लाई नहीं किया, तो वो फिर वह मामला वो बेसिकली डराने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, ये कोशिशें होती है। ये आरोप भी लगता है कि आपके संबंध बीजेपी आईटी सेल से भी है, वहाँ से भी आप रुपए छाप रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल इतनी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने जूते मारो कम है। वो ऑर्गेनाइजेशन 2014 में पड़ी है अभी। अब मैं लग रहा हूँ बीजेपी आईटी सेल का, आपको बताऊँ? मुझे तो नहीं लग रहे, लोग नहीं लग रहे ना। हाँ। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये इतनी फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 के मोड से अभी बाहर नहीं आई। लोग, आप ये देखो, मैं आपको इस पे हमने एक रिसर्च की थी कि बीजेपी आईटी सेल पर्सनली क्या कर रही है। उसमें आप देख लो, ट्वीट करेंगे या फिर किसी दूसरे का रीट्वीट कर देंगे या फिर एक ट्रेंड चलवा देंगे। इनके फैक्ट चेकर्स कहाँ हैं जो इन्होंने पैदा किए हैं? वो फैक्ट चेकर एक महिला के ऊपर उसने क्या त्रासदी ला दी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जुबेर की। वो फैक्ट चेकर कहाँ से पैदा हो गए? अचानक से तो नहीं हुए होंगे। 2018 के बाद ये चालू हुआ है गेम उनका, 2017-18 के बाद अचानक से एक दिन, मुझे याद है वो दिन के ट्विटर पे हम लोग आए और उस समय ट्विटर ही था, तो अचानक से कई सारे फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स, ये बूम लाए, पता नहीं कौन कौन से थे, एक ये ऑल्ट न्यूज़, और इनको अचानक से बड़े बड़े हैंडल्स प्रमोट कर रहे हैं। मैं खुद एक प्रभावित हो गया था इस चीज़ से, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने जो फैक्ट चेकिंग की थी वो मुझे सही लगी थी कि ये इश्यूज उठा रहे हैं, उसको फैक्ट चेक कर रहे हैं, उसका रियलिटी बता रहे हैं। मैंने कहा यार ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये किस चीज़ का हिस्सा है, किस इकोसिस्टम का हिस्सा है। समझ रहे हैं? बीजेपी के कहाँ है ये? बीजेपी आईटी सेल का काम है कि नहीं है? नहीं है, नहीं पैदा कर पाए। डेटा कहाँ है? डेटा एनालिटिक्स के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उस इकोसिस्टम ने। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम था डेटा निकालना।
उन्होंने फर्जीवाड़ा कर करके ऐसा डेटा बना दिया कि गाय के नाम पर जो लिंचिंग हो रही है इस देश के भीतर, वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद चालू हुई है, और 98% वही केस हैं जो मोदी के बाद है। 95-98 ये डेटा है। मैं साला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, और इसको न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके BBC से लेके CNN से लेके सबने छापा है इस चीज को। तो ये एक इकोसिस्टम था। एक इकोसिस्टम किसका बनाने का काम है? ये बीजेपी IT सेल का काम है। आज तक कोई इकोसिस्टम इनकी तरफ से तैयार नहीं है, कोई इकोसिस्टम। चलो खैर, वो तो एक अलग ही मामला हो जाता है। यूट्यूबर्स हो गए, एक प्रश्रय मिलता है। यूट्यूबर्स हो गए, या फिर जैसे डिजिटल मीडिया हो गए, क्विंट हो गया, प्रिंट तो चलो खैर अब एक बैलेंस्ड व्यू रखता है, बट कई और ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रॉल एंड ऑल, हाँ, ये स्क्रॉल हो गई, या फिर ये जो अपनी इसकी है वायर, है ना, ये कैसे पैदा हुए और ये लेजिटिमेट कैसे बने? पैदा होते ही कोई लेजिटिमेट नहीं बनता है, आपको एक परिश्रम करना पड़ता है, तब आपकी एक छवि बनती है। ये पैदा हुए 1 साल के अंदर लेजिटिमाइज कर दिए गए। कैसे? बाय शेयरेबिलिटी, पैसा डालना। पैसा डाला गया तो अच्छा आउटपुट आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आज ऑर्गेनाइजेशन खोलता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने दम पे सब कुछ काम करूंगा, वो उतना प्रभावी नहीं होगा। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो एक थंबनेल बनाने के लिए बंदा है, एक लिखने के लिए बंदा है, और एक क्या पूरी टीम है इन चीज़ों के लिए। राइटिंग की अलग टीम है, डिजाइनिंग की, ग्राफिक्स की अलग टीम है, तो वो काम प्रभावी होगा, है ना। ये अचानक से ऑर्गेनाइजेशंस पैदा होती हैं, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, और उसके बाद वो सब कुछ चलने लग जाता है, वहीं से वो लेजिटिमाइज हो जाता है। बीजेपी ने किया ऐसा कुछ? बीजेपी IT सेल का मुझे तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दिखता नहीं। ऑप इंडिया में भी, ऑप इंडिया भी IT सेल का, हाँ, IT सेल, वो खुद IT सेल को गाली देते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी IT सेल का मेरे ऊपर यदि या गर्वित के ऊपर कोई आरोप ऐसा लगाता है, हम तो भाई खुद गाली देते हैं। IT सेल इसके बावजूद भी बीजेपी जीत कर आ रही है। वो इकोसिस्टम उन्होंने निर्मित नहीं किया, उसके बावजूद भी। अब एग्जिट पोल आए हैं, आपका क्या ओपिनियन है उसके इस चुनाव पे? ओपिनियन तो देखो, जो एग्जिट पोल में आया है वो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, और भटके हुए युवा अगर आपने कभी देखा तो उसके मेरे ख्याल जब से चुनाव चालू हुए हैं तब से हम यही बात बोल रहे हैं कि आपको पिछली बार से ज़्यादा सीट देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ सीट्स पे ना जाते हुए इतना ही बोलते हैं कि पिछली बार से अधिक सीटें दिखेंगी और बहुत लोगों को हैरान करेंगी। अरे इतनी भी होती हैं? तो ऐसा रहेगा। तो 400 दिखा रखी है उन्होंने। हाँ। अपने प्रदीप नाम है क्या उनका? नहीं, प्रदीप भंडारी ने तो 370 दिखाई है। नहीं, 392 है। 400 के आसपास दिखा रखी है। और 401 दिखाई है आज तक वालों ने। टुडेज चाणक्य ने भी 400, हाँ, टुडेज चाणक्य ने 400 दिखाई है पूरी, और न्यूज़ 24 ने 400 दिखाई है। अब क्या है ना कि जो आज तक वाले हैं ये इतना बड़ा बीच में गैप देते हैं। वो 40 का गैप है। 360 से 400, 361 से 401। तो ये कह देते हैं 1 से 400 कर देते हैं। हाँ, 1 से 400 कर दो, सही निकलते किसी भी सूरत में। तो वही बात है कि अब ये क्लेम कर देंगे इतना गैप दे के बीच में, अरे लो हमने तो वो तो फिर 10 का मान लेते हैं, 10 सीट का 20 का कर लो यार। चलो ज्यादा से ज्यादा। मेरे को फिर भी आशान्वित हूं मैं कि पिछली बार से अच्छी खासी लीड आशाएं मिलेगी। क्या है? ये जो मोदी जी का 3रा टर्म है, पहले आप बताइए आपको क्या अपेक्षाएं हैं कि ये काम तो मोदी जी को इस साल करना ही चाहिए, इस टर्म में करना चाहिए, क्योंकि आगे तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। यार देखो, मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल फ्रंट पे अच्छे काम हुए हैं, पिछले टर्म में भी हुए हैं, उससे पहले भी ठीक ठाक हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ी सिविलाइजेशनल बातें और होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो वक्फ एक्ट के ऊपर थोड़ा फोकस होना चाहिए। वक्फ कानून जो है वो मतलब किसी एक कम्युनिटी को आपने सुप्रीम पावर दे रखी है ना, तो सुप्रीम पावर को कहीं ना कहीं निरस्त करने की, बैलेंस आउट करने की आवश्यकता है। तो वहां पे काम होना चाहिए, अति अनिवार्य है। दूसरा मुझे लगता है कि इक्वल राइट्स और हिंदू, यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे टेम्पल्स हैं, आप उनके ऊपर कर लगाते हो, गुरुद्वारे, मस्जिद या अन्य पे नहीं लगाते हो, तो वो टैक्स या तो सब पे लगाओ या कहीं पे भी मत लगाओ। ये मेरे ख्याल पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे मेजॉरिटी कह रही है अरे भाई हमें ना सबके बराबर वो दे दो, सबके बराबर राइट्स दे दो। वो आनंद रंगनाथन ने अपनी किताब में लिखा कि मंदिरों से टैक्स लेके वक्फ बोर्ड को ये अनुमति देता है कि आप उनकी जमीनें बिल्कुल, क्योंकि वो
दिहाड़ी वगैरह उनको वहीं से मिलती है। यार 1500 साल पुराने मंदिर को अगर आप कह देते हो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरे गांव को आप कह देते हो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, अंबानी का घर दिल्ली भाई, दिल्ली 70% वक्फ का है। 77% वो क्लेम करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि 77% दिल्ली जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, 43% हैदराबाद जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। विप्रो का ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो हैदराबाद के भीतर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अंबानी का घर, अंबानी का घर वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये अपना दिल्ली न्यायालय, ये इलाहाबाद न्यायालय, इलाहाबाद न्यायालय कोर्ट में केस लड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, भाई साहब हमारा कोर्ट बचा लो, ये वक्फ वाले कह रहे हैं ये हमारी जमीन है। ये दिखा सेंट्रल विस्टा का भी उसी पे उनका भी दावा है। वो जो 123 संपत्तियां दी कांग्रेस ने, 77% है ना भाई, 77% दिल्ली अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। कल को जिस घर में अभी हम बैठकर बात कर रहे हैं, जिसके पेपर्स हमारे पिताजी के, हमारी माताजी के नाम पर होंगे, उसको भी वो क्लेम कर लें। आपको साबित करना है कि हमारा नहीं है, है। और हमें पहले पता अपने, मतलब शंकर जी हमारे सपने में आए और कहें बेटे तुम्हारे ना वो उन्होंने क्लेम कर लिया तुम्हारी प्रॉपर्टी को, तो जल्दी से जाओ। तो 1 साल के अंदर अंदर हमें उनके पास जाना है, खुद ही स्वतः, वो हमें नोटिस भी नहीं भेजेंगे। जो कोर्ट भी है, वक्फ जो कोर्ट, आपको नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो किया धरा है ना, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का है, जो नेहरू जी ने आरंभ कर दी थी। 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया है। और जितने भी फॉर एग्जांपल मुसलमान जो थे भारत से पाकिस्तान के क्षेत्र में गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, खासकर जो पंजाब का क्षेत्र है, उसमें जो प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ को दी गई हैं बाद में, जो बची हुई थी। और 1954 में ये स्टेट वक्फ बनाए हैं। 1965 में इनको गवर्न करने वाली काउंसिल बनाई है। 1995 में जो वक्फ का एक्ट अब चल रहा है वो आया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लेम करना है, और क्लेम करने के बाद आपको उसको नोटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 साल के अंदर आपको 1 साल के अंदर जिसको जिसकी ज़मीन है उसको अपने आप से पता चलने के बाद वो आपके पास आए, उसके बाद कोर्ट में केस करे। नहीं तो 1 साल तक केस नहीं किया तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, स्वतः सुपुर्द हो जाएगी। ये अभी हटा है ये चीज, नहीं तो ये चीज भी घुसा रखी थी। 1 साल वाला भी इसमें मामला था। लेकिन दर्शकों के लिए वो आसान बताया, वक्फ का मतलब ये हो गया कि ये जमीन अल्लाह की हो गई। हाँ जी, और वो एक बार होगी तो हमेशा के लिए हो गई। हाँ। उस पे किसी कानून की वो बंदिश नहीं चलती है। लेकिन मेरा उससे जुड़ा एक सवाल, फिर आप भी उस पर बोलिएगा, क्या हिंदुओं में भी ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए वक्फ जैसा? मेरा मानना है कि हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनना है। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, मेरा अभी आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि हमारा जो AKTK पर हमारी जो विचारधारा है वो बहुत स्पष्ट है इस चीज़ में कि रेडिकलाइजेशन किसी भी कम्युनिटी की हो उसको बर्दाश्त हम नहीं करना चाहते। और उसमें मेरा मत ये है कि जो मुसलमान कम्युनिटी है उसके भीतर सबसे ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है। हिंदुओं के भीतर भी ये जो जाति प्रथा वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको वो अक्षरक्ष कई जगह पर अभी भी फॉलो कर रहे हैं, उनको वो छोड़ना होगा, अन्यथा हम उस पर बोलते रहेंगे। उसको भी मैं जो हिंदू जाति प्रथा को ये जन्म के आधार पर ये मान रहा है कि सामने वाला मुझसे छोटा है, जो हिंदू ये मान रहा है, मैं उसको मुसलमान से कम नहीं मानता। मैं स्पष्ट हूँ इस चीज़ में। मुसलमानों के अंदर ये बीमारी सबसे अधिक है, रेडिकलाइजेशन वाली। उसका कारण है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। आप ये देखिए ना, यूके, आप भारत को छोड़ दीजिए, भारत में ये बोलते हैं कि भाई भारत में तो मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, इस्लामोफोबिया। हाँ, इस्लामोफोबिया है। यूके में 4% मुसलमान 18% क्राइम कर रहे हैं कि नहीं? 18% क्राइम में योगदान है। अपने जनसंख्या अनुपात से 4 गुना अधिक क्राइम कर रहे हैं। ठीक है। आपका फ्रांस में 8% मुसलमान, लगभग एक प्राइवेट एजेंसी का दावा है कि लगभग 50% क्राइम कर रहा है। 50% प्रिजन में जो कैदी हैं, प्रिजन के भीतर, वो मुसलमान हैं। बिना क्राइम करे तो नहीं पहुंचे होंगे। तो 8% मुसलमान अगर 50% क्राइम कर रहा है, देश का आधा क्राइम वो कर रहे हैं 8% होकर, जनसंख्या अनुपात से कहीं अधिक। यूएसए में 1% मुसलमान 9% क्राइम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 3% मुसलमान 9% क्राइम कर रहा है। इटली में 3% मुसलमान जो है वो 33% क्राइम कर रहा है। अब ये जो क्राइम के डेटा है ना, ये अलग अलग समय अवधि में
प्राइवेट एजेंसीज या फिर सरकारी एजेंसीज उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे सबको, ठीक है। पर इवन अगर आप प्राइवेट एजेंसीज के डेटा को इधर भी कर देते हैं तो यूके का जो डेटा है या आई थिंक यूएसए का जो डेटा है वो तो सरकारी डेटा है, आधिकारिक डेटा है। भारत में सेम डेटा है। लंदन के भीतर 27% कैदी प्रिजनर्स मुसलमान हैं। कैसे? आप के भीतर एक जो रेडिकलाइजेशन है कि हमें पॉलिटिकली, लंदन का मेयर कौन बना? ऋषि सुनाक यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, चुनकर नहीं आया, ना वो चुना जा सकता है क्योंकि कम्युनिटी में ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो दम है, पर वो अपनी काबिलियत की उसके भाई उसकी एफिशिएंसी इतनी थी कि इकोनॉमी वो सुधार सकता है, तो इसलिए बन गया। लंदन का मेयर, मुश्किल से कितनी % पॉपुलेशन है लंदन की मुस्लिम समुदाय की? 12%, 12% समुदाय, 12-15% है। इतनी समुदाय अगर लंदन का मेयर अपने दम पे बना पा रहा है, और बाकी क्या होता है ना, बाकी और जो कैंडिडेट हैं उनमें सबका वोट बट जाता है, समझ रहे हैं? जो टैक्टिकल वोटिंग, टैक्टिकल वोटिंग, 15% समुदाय आपको लंदन का मेयर दे रहा है। तो ये जब तक ये थॉट है ना, ये रेडिकलाइज्ड थॉट है, हमारा तो विरोध है इस पर। साथ ही मैंने जो अपनी कम्युनिटी है उस पर भी बात की है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा साफ है कि एक मनुष्य है, और इनके भीतर ये सुप्रीमेसी वाली चीज़ है ना, काफिर मोमिन वाला क्या है, सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये काफिर इधर, काफिर साला नीचे है, मोमिन। तो ये कॉन्सेप्ट ही मुझे गलीज कॉन्सेप्ट लगता है, जिसके अंदर holier than thou, holier than thou is a worst concept of all time। मतलब इससे घटिया कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। एक मनुष्य कर्म के आधार पर अगर कह रहा है कि यार, और वो भी मैं स्वयं ना कहूं, कोई दूसरा कहे कि इसके कर्म अच्छे हैं, इसके कर्म सही नहीं है, वो मुझे समझ आता है, कर्म ऊपर नीचे मैं मान सकता हूं। परंतु जन्म के आधार पर यदि आप किसी को बोल रहे हो कि ये काफिर है, मोमिन है, या ये ऊंच नीच वाला, वो मेरी समझ से बाहर है और मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। स्पष्ट हूँ मैं इस चीज़ में, और हम मिलकर पर्सनली इस चैनल पर हम यही मुद्दे उठाते हैं। इस चुनाव में एक व्यक्ति ने इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी की वीडियो से, हालांकि एग्जिट पोल तो वैसी सूरत नहीं बयां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में क्या उसने सफलता पाई? या देखो, सोशल मीडिया के थ्रू आप चुनाव नहीं जीत सकते अभी आज के समय में। ग्राउंड पे हलचल अलग है, आपको सुन लेंगे, देख लेंगे, आपके विरोधी भी आपको देखते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि केवल आपके पक्ष के लोग ही आपको देख रहे हैं, वो से भी देखते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं वो फुली कन्विंस्ड हैं, और वो फुली वो जाके वोट भी दे रहे हैं। आप खुद तो वोट दे नहीं रहे हो, आपके जो लोग हैं वो देंगे क्या? मतलब कोई बहुत बड़ी वो नहीं है ना कि आपकी जो ऑडियंस है वो हो सकता है 18 साल से नीचे की हो। जैसे मैं आपको बिफोर द शो भी कह रहा था कि मतलब अगर आप 25 के आयु वर्ग में हो, 20 से 25 के आयु वर्ग में हो, और आप लेफ्ट की आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं होते हो, तो शायद आप में हृदय नहीं है। और अगर आप 25 से 30 के आयु वर्ग में जब जाते हो, तब भी आप लेफ्ट के साथ ही जुड़े रहते हो, तो संभवतः आप में बुद्धि नहीं है। तो ये हम अभी बात कर ही रहे थे, तो उनकी ऑडियंस हो सकता है कि उस आयु वर्ग में आती हो जो लेफ्ट से प्रभावित हो, और कितनी वोटिंग परसेंटेज बदलेगी उससे, कितनी नहीं बदलेगी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बताता हूँ, कल ही इनका आ रहा था, ये अर्नब गोस्वामी के चैनल पर मैं सुन रहा था, रिपब्लिक पर। तो उन्होंने ये एक डेटा बताया, उस पर किसका आता है मुझे नहीं पता, किसका एग्जिट पोल आता है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे याद नहीं आ रही है, परंतु उसमें बताया गया है कि इस देश में जो 18 से 30 आयु वर्ग का वोटर है, उसने 50% से ऊपर नरेंद्र मोदी को वोट किया है। अब ये सरकारी आंकड़े तो होते नहीं है, ये प्राइवेट एजेंसीज जो लोगों से पूछकर और वो सारी चीजें डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर बताया जाता है। 50% से ऊपर एक पार्टी को वोट जा रहा है इस आयु वर्ग में, 18 से 30 में। ये कल का डेटा मैं आपको बता रहा हूं इस चुनाव का। तो आप प्रभाव के नाम पर क्या हुआ है वो सोच सकते हैं। घंटा प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे कोई भी कुछ भी आके बोल देगा। 34 मिलियन व्यूज एक मायने रखता है, आप ही समझते हैं, क्योंकि सिनेमा
हमारे आलोचना ही हो सकती है। हम एक क्रिएटर की भांति देखें कि मतलब आपके 34 मिलियन व्यूज हो, मेरे हों, तो एक बड़ा नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या उसको काउंटर यानी वैसी व्यूअरशिप इस धड़े में नहीं क्या हम नहीं है? क्या वजह है? क्या महसूस करते हैं? वजह देखो क्या होता है ना कि अब वजह जो हमें लगती है हम वही बता सकते हैं बस। एक्चुअल वजह तो खैर पर्दे के पीछे ही होती हैं। तो आप ये देखिए कि चाहे फेसबुक हो गया, फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मूवमेंट जो हुआ था, या फिर ट्विटर हो गया, ट्विटर के अपने आप से जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी ट्विटर, एलन मस्क से पहले, उसके अपने कथित बयान है पूरे कि हमारा जो इंक्लिनेशन है पॉलिटिकली वो कहाँ पर है, या फिर इवन के भी हैं। हाँ, या फिर इवन यूट्यूब के जो मालिक लोग हैं उनको बुलाया गया कांग्रेसमैन के द्वारा, उनके बयान है, वो सारे एक ही तरफ इशारा करते हैं कि एल्गोरिदम के भीतर कुछ बायसनेस है। लेकिन वो ऐसा पीछे वो एक सारणी आई जिसमें कि इस गत 30 दिनों में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किनकी रही, तो आप देखिए रवीश कुमार, वो एक 4 PM, अभिषा शर्मा, अजीत अंजुम, सभी वही है। मेरे ख्याल से जयपुर डायलॉग से एक नाम उसमें कहीं अटका हुआ था 16-17वें नंबर। रीजन भी वो भी इसलिए ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेंट बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। वो दिन में 5 वीडियोस डालोगे तो वो आ जाएगा उसमें। क्या आपको लगता है कि राइट में वो एकता की कमी महसूस होती है आपको? देखो मेरे को यानी एक दूसरे को शेयर नहीं करते, वहां तो ध्रुव ने डाल दिया तो लगातार इकोसिस्टम की बात होगी। वो जो एक दूसरे को शेयर करना ना, ये बेसिकली काम होता है एक टूल किट का। एक दूसरे को ऐसे कोई भी शेयर नहीं करता, मतलब अगर मेरे को बोला ही नहीं जाएगा कि भाई इसको शेयर कर दे, ये कोई वीडियो बने, तो कोई नहीं करेगा। वो जनरली जब ऊपर से आता है ना कि भाई ये वाली वीडियो को हमें फैलाना है, तब सब एकदम से, मतलब आपने ध्रुव की जो पहली वीडियो, पॉलिटिकल वीडियो जो इस चुनाव से रिलेटेड थी, डिक्टेटरशिप वाली, जब वो देखी होगी, वो हर एक बंदे ने, चाहे वो कोई भी हो, उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ, पार्टी से जुड़ा हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, वो उस पूरी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ, जितने बड़े बड़े अकाउंट थे सबने शेयर करी। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और रवीश कुमार और सब, जब ध्रुव राठी के 7-8 लाख सब्सक्राइबर थे, 6-7 लाख सब्सक्राइबर थे, तब ये लोग उसको इतनी बार शेयर करते थे, तो वहां से सब्सक्राइबर आपका बढ़ेगा। आप एक प्राइम टाइम पे आ गए थे। हाँ, वो 9 लाख पे प्राइम टाइम पे थे। प्राइम टाइम पे आने के बाद मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर भाई के 14-15 लाख हो गए थे। तो ये एक पुश होता है। बाकी जिसके आप बात कर रहे हैं ना शेयर करने की, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला है ध्रुव राठी के एक वीडियो को शेयर करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को प्रोपेगेंडा माना, और उसके भीतर जो गड़बड़ थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। बाकी देखो, मेरा मानना यह है, एज अ बिजनेसमैन इज परफेक्ट, तो पता है कि किस तरीके से मुझे कैसे करना है, तो उसमें मैं इज्जत करता हूँ ध्रुव राठी की। और सीखने की जरूरत है भाई, वो जिस तरीके से बिजनेस चला रहा है, जो वो आपने कहा है वही। मुझे किसी ने पूछा कि आप ध्रुव राठी को क्या मानते हो, मैं क्यों बिजनेस में मैंने एग्जैक्टली ये शब्द बोला। न वो क्रिएटर है, क्रिएटर ना तो स्क्रिप्ट लिखता है ना एडिट करता है, तो क्रिएट क्या करता है? क्रिएट तो कोई और ही कर रहा है। सही बात, ठीक है। और बिजनेस है, वो सर्कल इसने मेरे अच्छा को सही बताओ ना, मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, और इसके लिए अगर कोई ट्रोल करना चाहे तो वो भी कर सकता है, पर मेरे को ध्रुव राठी में पॉलिटिकल एक्यूमेन की थोड़ी सी कमी लगती है। एक्यूमेन की कमी ये इसलिए सत्य है कि मैं पर्सनली एक ऐसे देश में रह रहा हूं जहां ऑटोबान्स हैं, वो हाईवेज जो 1930 में बने हैं, जिन हाईवेज के कारण उसके देश की प्रगति हुई है, जिस पर स्पीड लिमिट नहीं थी आज तक, अभी कुछ रिसेंट टाइम पहले हुई है स्पीड लिमिट, 350 की गति से आप गाड़ी चला सकते हो। वो व्यक्ति जिस देश में रहकर यह बात बोल सकता है कि भाई भारत में हाईवेज की जरूरत क्या है, तो पॉलिटिकल एक्यूमेन की आपके भीतर कमी है, या फिर आप इतने चालाक हो, इतने शातिर हो कि आप इस प्रोपेगेंडा को कर सकते हो, लोगों के भीतर घुसा सकते हो इसे कि पेड़, साला तुम्हारा घर जहां पे बना हुआ वहां पर पेड़ नहीं थे, जहां तुम्हारा घर आज बना हुआ है वहां पर कभी पेड़ होगा, क्यों काटा? आप कह रहे हो कि हाईवेज, भारत में 150 करोड़ लोग, आप कहां से उनको रोजगार दोगे? जब तक प्रगति नहीं होगी
प्रगति बेसिकली, प्रगति का क्या मतलब है? प्रगति का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कंपनीज आती हैं कि भाई अब मेरी जो कॉस्ट ऑफ मेरा बिजनेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एक अच्छी सड़क चलने को मिल रही है। मैं ट्रक से अपना माल भेजूंगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नहीं तो वो सिंगापुर जाएगा, यहाँ क्यों करेगा? सही बात है। तो वो हाईवेज जब बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ आपका बिजनेस वो कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होता है तो माल जो होता है वो सस्ता बनता है, और सस्ता बनता है तो सस्ता बिकता भी है, जिसके कारण इन्फ्लेशन चेक में रहती है। आप क्या चाहते हो? ये समस्याएं भारत भोगता रहे, और आप वहां पर बैठकर आप जिस देश के नागरिक हो वहां पर अपनी राय दीजिए ना। वहां पर कहिए कि ऑटोबान्स जो है खुदवा दें उनको। कि वो वहां पर बैठ के कर रहा है या वहां का होके कर रहा है, व्हाटएवर। आपने यहाँ पर वोट नहीं किया ना, हम आपको यहाँ का सिविलियन नहीं मानते, यहाँ का सिटीजन नहीं मानते हैं। तो आप अपनी जो मेरे भीतर अभी क्रोध आ रहा है और उसके कारण मैं गाली जो देना चाहता हूँ वो दूंगा नहीं, परंतु समझ जाए। हाँ समझ जाइए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो भी बकवास कर रहे हैं ना अपने देश में बैठकर करिए यार। आप यहाँ के सिटीजन नहीं है। हमें इस देश में रहना है, हमें इस देश में, मेरा भी देखो, मैंने भी आपको बताया कि 2014 से पहले मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ ऐसी चीजें आने लगी थी, पर मुझे इस देश में रहना है, मुझे इस देश को के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो मैं करूंगा, और मुझे ये देश अच्छा चाहिए। तो उसके लिए सभी चीजें जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी इसमें ना एक बात हुई देश की, कि देश के नागरिक ने, आप ध्रुव राठी के ही ट्वीट्स भी देखना और सब कुछ देखना, अक्षय कुमार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और कनेडियन कुमार, जबकि वो व्यक्ति यहीं पे यहाँ पे रह के काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं गया, टैक्स भी दे रहा है, यहीं पे दे रहा है, ठीक है। आप रह भी बाहर रहे हो, यहाँ पे वोट भी नहीं कर रहे हो सकता है सिटीजनशिप त्याग दियो, हो सकता है ऐसे कयास। भाई वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया, यहाँ पे होके नहीं दिया। मैंने ट्वीट किया था, मैंने बार बार पूछा था भाई 2 प्रश्न है, आपने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने इतने करोड़ों लोगों को उकसाया, तो आप भी धूप में निकल के देते वोट परिवार के साथ। दूसरा ये बताइए कि आप नागरिक हैं या नहीं। हाँ, और दूसरी बात ये कि श्याम शर्मा जो हैं हमारे, वो भाई साहब 2019 में भी 2024 में भी यूएसए से यहाँ पे आए, यहाँ पे 15 दिन रुके, वोट दिया, वापस गए, अपना काम छोड़ा और दोबारा से फिर काम प्रारंभ किया, ठीक है। अगर श्याम भाई कर सकते हैं तो आप तो उनसे बहुत अधिक कमा रहे हो। इंडिया गेट पे आए थे और आप तो मतलब आपका तो व्लॉग देश बदलने आए थे ना इंडिया गेट पर। आप तो व्लॉग चैनल चलाते हो ना, आप तो वैसे भी दूसरे देशों में जाते रहते हो, तो एक बार भारत आ जाते हैं, यहाँ पे भी ट्रैवल का वीजा यहाँ भी मिलता है, यहीं घूम लेते हैं। इसे बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, ये ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है, लोगों के मस्तिष्क के साथ छल है जो किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक टीम बनाकर, और उसको फैलाया जा रहा है एक इकोसिस्टम के माध्यम से। एक 16-17 साल का लड़का यदि आपके एक कैमरे के सामने ये बोलने लगे ना कि आप ध्रुव राठी के वीडियोस देखिए आपको सब पता चल जाएगा, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड छल है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता। और ये सब करके आप शाम को भोजन कैसे कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आपको अपने नेत्रों में गिरकर मर जाना चाहिए जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रहे हैं आप। मैं ऐसा मानता भाई भटके हुए हैं। ये भटके हुए कहाँ से शुरू हुआ? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये एक्चुअली हमारा मन था ऐसा कुछ करने का। हमने पॉडकास्ट चैनल प्रारंभ किया था। अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भाई को चोट लग गई थी और भाई के पैर में मतलब सर्जरी हुई थी कुछ। तो मैंने अजीत भाई को बुलाया, मैंने अजीत भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप एक बार आ जाओ, एक पॉडकास्ट करते हैं। तो अजीत भाई ने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा कब आओगे बताओ? कहता 10 मिनट में बताता हूँ। 10 मिनट बाद मैसेज आया 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। मैं कहा अच्छा आ जाओ ठीक है। तो 1 घंटे में वो आ गए यहाँ पे और हमने वो पॉडकास्ट शूट किया। पॉडकास्ट चलते चलते मैंने अजीत भाई को कहा, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं अजीत भाई, कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम मिलें, आप नोएडा में रहते हो, कभी हम आपके यहाँ पे आ जाएं, कभी आप हमारे यहाँ आ जाओ। सत्य सनातन के अंकुर आर्य भी हैं, वो भी नोएडा में ही रहते हैं, तो उनसे भी बातचीत तो है ही, तो मिल के शुरू करते हैं कुछ। कहते ठीक है कर सकते हैं, ये कोलैबोरेशन तो वैसे भी मैं चाहता ही था कि करें, उन्होंने भी यही कहा।
मैंने कहा ठीक है फिर, तो अगली बार हम आपके पास आते हैं। फिर मैं, उनके भाई को चोट लगी हुई थी तो मैं उनके घर गया, उन्होंने सत्य सनातन को भी बुला लिया था, मतलब हमारा डिस्कशन हो गया था कि अंकुर भाई को बुला लेंगे। सत्य सनातन भी आ गए वहाँ पे। अब तीनों ने बैठ के वहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट कर लिया। अब पॉडकास्ट शूट हुआ तो मैं वापस जा रहा था और मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार इसका ना कुछ पर्टिकुलर नाम देते हैं, बिना नाम दिए इसको ऐसे ही डाल देंगे, चल तो जाएगा पर मज़ा नहीं आएगा, कुछ एक सीरीज होनी चाहिए। तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा भाई ये, मैंने 2-3 नाम उन्हें सजेस्ट किए। फिर उसके बाद उनकी तरफ से 2-3 नाम आए, फिर ऐसे ही मंथन चलता रहा कौन सा नाम, और संध्या तक हमने निर्धारित किया कि मतलब आई थिंक अजीत भाई ने या अंकुर भाई ने सजेस्ट किया था भटके हुए नौजवान, तो उसको नौजवान का युवा कर युवा। फिर वो तो कश्मीर में ही कहा था क्या कि अपने राजनाथ सिंह जी ने कहा था क्या? ये टर्म राजनाथ सिंह जी ने भटके हुए युवा, हाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरे हमने भटके हुए युवा, तो मतलब भटके हुए नौजवान जो टर्म थी वो बहुत पहले से चल रही थी और वो आतंकियों के लिए प्रयोग की जाती थी, पत्थरबाजों के लिए, आतंकियों के लिए, जो लोग उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब पहले क्या होता था ना, 2014 से पहले की बात अगर आप रिपोर्टिंग देखोगे तो कुछ भटके हुए युवाओं ने धमाके, उस टाइम धमाके भी कुछ ज्यादा ही होते थे, हर रोज धमाके हो रहे होते थे, तो कुछ भटके हुए युवाओं ने धमाके कर दिए। शांति अचरज था, धमाका सामान्यतः होता ही था। लेकिन मैंने एक व्रत पूरा कर दिया है। आपके जितने भी भटके हुए युवा थे वो मेरे शो में आ चुके हैं, अजीत आ चुके हैं, अंकुर आ चुके हैं, आप 2 आ चुके हैं। अंकुर भाई से ही प्रारंभ किया था आई थिंक आपने। हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल है, और मेरा निजी अनुभव ये है कि मैं भाई के साथ काम नहीं कर सकता। बात कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, लेकिन जैसे आप काम कर रहे हैं वैसा काम तो सोचना ही दूभर है। आपस में लड़ते नहीं है आप? लड़ते ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सोच है या फिर किसी मुद्दे पर विचार हैं, उनमें थोड़ा आ जाती है, उनमें हम लोग एक आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं। कई बार हुआ है ऐसा बेसिकली क्या होता है कि 95-97% केसेस में ऐसा होता है कि हमारी सोच एक जैसी ही होती है। 2-3% केसेस इस प्रकार के आपको मिलेंगे जिसमें हमारे थॉट जो है वो थोड़े से भिन्न हो जाते हैं कि नहीं यार इसको, और उसमें भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट है, उसमें ये है कि 30-35 डिग्री का शिफ्ट है। कहीं ऐसा शिफ्ट है क्या किसी मुद्दे पर है, वे दोनों अलग ही सोचते हैं? नहीं, ऐसा बहुत रेयर है, रेयर होगा कुछ। वो अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए रेयर ही मानता हूँ मैं उस चीज़ को। तो बट कई जगह हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एट टाइम्स मेरा पॉइंट ये रहता है कि जो चीज़ जैसी है उसको हमें वैसा ही प्रेजेंट करना है। तो उस चक्कर में कई बार अब फॉर एग्जांपल इसने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर चीज़ पे अलग होगा और इसका अलग होगा। वहाँ पर हम फिर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एविडेंस सामने रखते हैं कि भाई देखो ये है एविडेंस और ये प्राइमरी सोर्स से है, तो इसको हमें रखना है। वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है फिर वो बात। इसमें क्या एट टाइम्स ये भी होता है कि जैसे कुछ पॉइंट नहीं बन पा रही है बात, तो हम उस मुद्दे को फिर छोड़ देते हैं। किसकी लगती है भाई, चलो इन्होंने कह दिया था बड़े हैं आप, है ना, बड़े हैं। तो क्या होता था, मतलब बेसिकली 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं अपने पॉइंट पे स्टिफ हूँ, भाई अपने पॉइंट पे स्टिफ है। मतलब हमारे अभी क्या होता है, अभी तो डिस्कशन होते हैं, उस टाइम पे झगड़ा टाइप, मतलब ऐसे 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 होगा, नहीं ऐसे ही होगा। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर दोनों को ही समझ में आ गया कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो डिस्कशन करके ही सॉर्ट आउट होंगी चीजें। तो वहां पे अगर कहीं पे 2-3% चीजें ही ऐसी मिलेंगे, और रोजमर्रा में तो मिलती नहीं, साल भर में 2 साल में कोई एक आधी चीज ऐसी है। कंफ्यूजन हो तो इस टाइप का कुछ इशू मैंने ज्यादा फेस किया नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स होगा ही। वो तो होगा, वो तो आप कहीं से भी भाई ना भी हो तो भी होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मेरा अनुभव अलग है, जैसा मैं पर्दे पे देखता था उससे अलग अनुभव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आए। पर्दे पे देख के कैसा लगता था, ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ अंत में।
पर्दे पे एक राय होती है, यानी थोड़े क्या राय थी? मैं वही राय जानना थोड़े चाहता सख्त मिजाज, थोड़े अपने विचार को लेकर काफ़ी ठोस। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुओं में भी कुछ कुछ है जिसका हम विरोध करते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप बन ही जाता है। क्योंकि लगातार जब मैं आपसे मिला था, आपने कहा कि आप इतने लंबे, हाँ है ना, तो आपने मुझे पर्दे पे ही देखा, हाँ। तो उससे एक भाव बन ही जाता है। जी। तो आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते।